जय हिंद गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल 24/7 सीए जोन में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे अच्छे से। तो बहुत से बच्चों का क्वेश्चन था कि कर्मयोगी जो योजना है जो एलयू की तरफ से आई है, जिसका लास्ट डेट कल है 31 जनवरी, तो उसमें क्या कैसे है और क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो यहाँ पे मैं इन सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगी इस वीडियो में। तो हमारे साथ स्टार्टिंग से एंड तक जुड़े रहिए और आपका कोई डाउट होता है तो आप ज़रूर पूछिएगा, वी विल हेल्प यू आउट। तो बेसिकली ये जो कर्मयोगी योजना है, ये जो इनिशिएटिव है ये एलयू की तरफ से है कि आप जो है पढ़ते पढ़ते ही अर्न करें, मतलब आप वहाँ पे स्टडी भी करें और एक अर्निंग भी आप कर सकते हैं एज अ पार्ट टाइम। आपको करना क्या है, देखिए पहले हम देखेंगे कि विद्यार्थियों की क्षमता का उपयोग मूल्यवान मानव संसाधन के रूप में करें। मतलब इसमें दिया गया कि स्टूडेंट पोटेंशियल एज अ वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्स की तरफ भी एक इनिशिएटिव लाया गया है एलयू की तरफ से। आपको क्यों ये फ़ायदा है और क्यों ज़रूरी है ये आपके लिए, और इससे आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं, जैसे कि आप अर्न कर सकते हो वाइल लर्न, मतलब आप वहाँ पे पढ़ते हुए भी अर्न कर सकते हो। इन्वॉल्व स्टूडेंट इन एक्टिविटीज़ ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, मतलब आप छात्र को विश्वविद्यालय की गतिविधियों में शामिल करें। मतलब आप जो भी यूनिवर्सिटी में एक्टिविटीज़ होती हैं या कुछ भी चीज़ें होती हैं तो आप उसमें इन्वॉल्व हो सकते हो। उसके बाद प्रोवाइड वर्क एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट बिफोर दे ऑब्टेन देयर रियल जॉब्स, मतलब आपको एक वर्क एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको काम करने का एक अनुभव प्राप्त कराएगी यूनिवर्सिटी, जिससे कि आप जब एक्चुअल में कोई जॉब करोगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस जो है मैटर करेगा और आपको कहीं ना कहीं चीज़ों के बारे में पता होगा कि हाँ ये चीज़ ऐसे ऐसे करी जाती है। तो एक ये मोटिव होगा आपके इस स्कीम को लाने का। तो टीच स्टूडेंट डिग्निटी ऑफ लेबर, मतलब विद्यार्थियों को श्रम की गरिमा सिखाएं, मतलब एक किस तरह से डिग्निटी होती है, किस तरह से कोई वर्कर या लेबर काम करता है, तो वो चीज़ आपको इस जो योजना है उसके थ्रू सीखने को मिलेगी। छात्र एनालाइज यूथफुल एनर्जीज ऑफ द स्टूडेंट इन अ पॉजिटिव डायरेक्शंस, मतलब जो छात्र हैं, युवा हैं, उनकी ऊर्जा को एक पॉजिटिव, मतलब एक सकारात्मक दिशा में लगाने का ये ऑब्जेक्टिव है इस योजना की, कर्मयोगी जो योजना है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं कि क्यों एलयू ने जो है ये जो आपका ये कर्मयोगी योजना है इसलिए शुरू करी है कि किसी न किसी तरीके से आप चीज़ें लर्न करो और आपको पैसे भी, मतलब योजना के थ्रू आपको पैसे भी प्रोवाइड होंगे, आपको एक अमाउंट दिया जाएगा, एक पर्टिकुलर अमाउंट होगा, वो एलयू जो है आपको देगी, जो भी आप वर्क उनको करके देंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ मिनिमम आवर्स हैं जो कि आपको कंट्रीब्यूट करने हैं, और ये कौन कौन से बच्चे कर सकते हैं और क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे गतिविधियाँ, मतलब एक्टिविटीज़ हैं जो कि आपको करनी है, मतलब अंडर कर्मयोगी स्कीम के थ्रू स्टूडेंट्स को किस तरह के टास्क वगैरह प्रोवाइड करे जाएंगे। जैसे लैबोरेटरीज़ हैं, तो लैबोरेटरीज़ में स्टूडेंट्स को जो है लैब वर्क्स, वर्कशॉप, ये सारी चीज़ें जो है हैंडल, इंस्ट्रूमेंट, मशीन्स वगैरह, ये सारी चीज़ें चेक करनी होंगी, देखनी होंगी। प्रॉपर आपको एक टास्क असाइन किया जाएगा कि आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। सीनियर स्टूडेंट्स जो हैं अगर प्रैक्टिकल क्लासेस में एंगेज होंगे तो उनके टूल्स वगैरह या फिर उनको प्रॉपर एक मशीनरी प्रोवाइड करना, तो ये सारी चीज़ों को आपको गाइड किया जाएगा कि आपको ये चीज़ें उन्हें बतानी है या देनी है। तो ये एक लैबोरेटरी वर्क्स हो जाएगा। फिर लाइब्रेरी में आपको जो है किस तरह के छात्रों को पुस्तकालय में कार्यों में लगाया जा सकता है, मतलब पुस्तकालयों के कार्यों में लगाया जा सकता है। रिप्लेसमेंट ऑफ बुक्स एंड जर्नल्स ऑन शेल्फ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बुक, डिस्प्ले ऑफ बुक एंड देयर रिपेयर एंड बाइंडिंग, तो मतलब आपको बुक्स रखना या फिर उन्हें अरेंज करना प्रॉपरली या फिर रिपेयर और बाइंडिंग की तरह के वर्क में भी लगाया जा सकता है। तो लाइब्रेरी से रिलेटेड आपका ये काम होगा। फिर उसके बाद कार्यालय मतलब ऑफिस में आपका किस तरह का काम हो सकता है कि जो स्टूडेंट्स हैं में ऑल्सो इंगेज इन वेरियस जॉब्स लाइक प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट्स, कंपाइलेशन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, अपकीप ऑफ द स्टूडेंट फैकल्टी रिकॉर्ड, मतलब आपको रिकॉर्ड मेंटेनेंस का काम दे सकता है कि ये स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड हैं, तो इसे आपको मेंटेन करके रखना है। जो भी एंट्रीज़ करनी है वो आपको ऑफिस वर्क में करी जाएगी। यहाँ पे आपको विभिन्न कार्यालय कार्यों में भी लगाया जा सकता है, जैसे कि विवरण तैयार करना, डेटा का संकलन और विश्लेषण, और छात्र और संकाय रिकॉर्ड का रखवाना। तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली रिकॉर्ड कीपिंग के लिए आपको रख सकते हैं ऑफिस में। उसके बाद कंप्यूटर सेंटर। अब कंप्यूटर सेंटर में क्या है, छात्रों को आपको जो है डेटा प्रविष्टि, डेटा प्रबंधन और सॉफ्टवेयर विकास कार्यों में लगाया जा सकता है। अब इसमें क्या है, आपको डेटा मैनेजमेंट करने में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जॉब्स में और डेटा एंट्री में आपको लगाया जा सकता है। तो कंप्यूटर में तो आप जानते हैं सारी चीज़ें कंप्यूटर में ही करवाई जाएंगी, तो उसमें आपको एक मेंटेन करना होगा, एक डेटाबेस मेंटेन करना होगा। उसके बाद मेस में क्या है, अब मेस में स्टूडेंट्स में भी इंगेज
उसके बाद आपको मेस में क्या करना है, रिकॉर्ड कीपिंग के लिए रखा जा सकता है। हॉस्टल रिकॉर्ड के लिए वहाँ पे आपको एक प्रॉपर बताया जाएगा कि आपको हॉस्टल रिकॉर्ड रखनी है, सारी चीज़ें मेंटेन करके रखनी है, तो वो सारी चीज़ें आपको मेस में करनी होंगी। फिर उसके बाद असिस्टेंट्स टू टीचर, अब टीचर्स के लिए भी असिस्टेंट्स आप कर सकते हो, एक असिस्टेंट प्रोवाइड करोगे। जैसे कि PhD स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ आप इंगेज हो सकते हो और उनके साथ आपको इंगेज कराया जाएगा। उनकी सहायता मतलब उनकी हेल्प करानी होगी आपको, जो भी चीज़ें हैं उनको मिलती है एक्टिविटीज़ करने के लिए, जो भी वो करते हैं रिसर्च वगैरह, उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, तो उस तरह का काम आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। फिर डे केयर सेंटर, सीनियर स्टूडेंट्स में भी इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज़ ऑफ द डे केयर सेंटर, मतलब डे केयर सेंटर्स में आपको वरिष्ठ छात्र डे केयर सेंटर की गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ डे केयर में आप कर पाओगे। तो उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि उपरोक्त नौकरी विवरण केवल उदाहरण के संपूर्ण है। एक आपको एक यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, ज़रूरी नहीं कि आपकी ये सारी चीज़ें भी हों, और भी कुछ चीज़ें आपको असाइन कर दी जा सकती हैं, और भी टास्क आपको दिए जा सकते हैं। ये एक उदाहरण के थ्रू, मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। तो आप हर एक टास्क के लिए रेडी रहिए, कोई भी टास्क आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा जब आप ये इस स्कीम के थ्रू सिलेक्ट हो जाओगे तब। अब आवेदन करने के लिए आपको एक लिंक मिली है, उसमें जाके आपको फॉर्म वगैरह भरना है और उसी के थ्रू आपको सबमिट कर देना है। जो भी होगा वो आपको मेल आ जाएगा कि आप सिलेक्टेड हो कि नहीं, और आपको आगे मतलब उस स्कीम के थ्रू जॉब करनी है कि नहीं, तो वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड हो जाएंगी आपके मेल में, और आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। अब भुगतान क्या है, यहाँ पे भुगतान मतलब पेमेंट क्या है। यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन है कि फॉर डूइंग द असाइन जॉब, मतलब किसी भी कार्य के लिए आपको जो है पे किया जाएगा 150 पर आवर, मतलब 150 आपको पर आवर के हिसाब से दिया जाएगा फॉर बेसिकली 50 दिनों के लिए, और आपको 2 आवर्स मतलब देने हैं पर डे में आपको 2 आवर्स देने हैं, और 50 दिन के हिसाब से आपको पे किया जाएगा इन एन एकेडमिक सेशन। 50 दिन मतलब आप 1.5 महीना मान के चलिए, 1.5 महीने के लिए आपको काम करना होगा, 30 दिन और 20 दिन उधर। और जो वर्किंग आवर होगा और इसके साथ जो आपके काम के घंटे होंगे, यह सीमा यह सुनिश्चित करती है कि पढ़ाई की कीमत पर नौकरियां नहीं हासिल की जाएंगी। कर्मयोगी योजना के तहत किसी भी मामले में एक छात्र को भुगतान की जाने वाला अधिकतम, अच्छा तो इसमें दिया हुआ है कि आपको जो मिनिमम अमाउंट होगा वो 15,000 रुपये दिया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। इससे ज़्यादा मतलब ये नहीं कि आप वर्किंग आवर्स अपने बढ़ा लो और आप सोचो कि आपको ज़्यादा पैसे मिले, तो ऐसा नहीं होगा। एक मिनिमम आवर्स है कि 2 घंटा आपको काम करना है, तो 2 घंटा ही करना है। आप जितना भी देर काम कर लोगे आपको पैसा 150 आवर्स के हिसाब से और 50 दिन के हिसाब से ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। 15,000 रुपये से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, और आपको 2 घंटा पूरा करना ही करना है। ये नहीं कि आप कम आवर पूरा करो और आप उतना पेमेंट चार्ज कर लो, तो ऐसा नहीं है। वो अपने हिसाब से आपको पेमेंट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे 2 आवर्स अ डे देना है, क्योंकि अपनी पढ़ाई भी आपको करनी है, तो पढ़ाई आपको क्लासेस भी करनी ज़रूरी है। उसके बाद ही आप यहाँ 2 घंटा दे सकते हो, या फिर आपको जो दोनों चीज़ें मैनेज आपको करनी पड़ेंगी उसी हिसाब से। अब यहाँ पे चयन प्रतिक्रिया क्या है, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो एप्लीकेशन वुड बी इनवाइटेड फ्रॉम स्टूडेंट टाइम टू टाइम एज दे व्हेन एडिशनल हेल्प इज रिक्वायर्ड बाय द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और डिपार्टमेंट्स। द कमिटी वुड सिलेक्ट द स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरेस्ट, एक्सपर्टीज, इफ एनी स्किल्स एंड। तो यहाँ पे जब भी कोई विश्वविद्यालय, संस्था या विभागों में अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होगी तो छात्रों को समय समय पर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। सहमति छात्रों का चयन और उनकी रुचियों, विशेषताएँ यदि कोई हैं कौशल के आधार पर करेगी। यहाँ पे कभी भी जब भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी उस हिसाब से आपका सिलेक्शन जो है वो किया जाएगा। फिर रेस्ट्रिक्शंस क्या है, द वर्किंग आवर वुड बी बिफोर और आफ्टर द रेगुलर शेड्यूल ऑफ क्लासेस। अब वर्किंग आवर क्या होगा, आपकी क्लास के पहले या बाद में ही होगा। ये नहीं कि आपकी क्लास है तो उसके बीच में वर्किंग आवर्स हो, तो ऐसा नहीं होगा। आपकी क्लास से पहले या आपकी क्लास के बाद में ही डिसाइड किया जाएगा कि आपका वर्किंग आवर क्या है। द कमिटी शेल मेक रिकमेंडेशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, यानी सभी उम्मीदवारों का चयन के एक अनुशासन करेगी। और वर्किंग आवर्स ऑफ ऑल कैटेगरी ऑफ असिस्टेंट्स शेल बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ। उसको एक इवनली मतलब एक प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ऐसा नहीं है कि किसी का ज़्यादा है किसी का कम, इवनली डिस्ट्रीब्यूट मतलब जो जितना जिसका है उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट वर्किंग आवर्स होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि नामांकन रजिस्टर के एनरोलमेंट रजिस्टर वुड बी मेंटेन बाय द कंसर्न फैकल्टी
staff containing particular of enrolled student and the details of the work allocated and actual working hours। एंड आपका जो यहाँ पे एनरोलमेंट रजिस्टर होगा वो भी मेंटेन किया जाएगा जो भी फैकल्टी या स्टाफ होंगे उनके द्वारा, और उसमें सब कुछ सारी डिटेल ऑफ वर्क दिया होगा, मतलब आपने जितना जितना काम किया वो सारी चीज़ें मेंशन होंगी वहाँ पे। जो भी आपका बनाएंगे रजिस्टर वगैरह, जो भी फैकल्टी होगी आपके अंडर, वो सारी चीज़ें मेंटेन करके रखेगी, और जो भी आपके काम होंगे, जो भी आपकी ड्यूटीज़ होंगी, वो सारी चीज़ें नोट होंगी, वर्किंग आवर नोट होंगे। तो मेक श्योर आप सारी अपने जो भी काम है अपने समय के साथ करें। उसके बाद आपका जो कंसर्न फैकल्टी होगी, स्टाफ होगा, वुड वेरी द वर्क डन एंड रिकॉर्ड द सेम ऑन द पेमेंट मेथड। मतलब आपका जितना भी कार्य है, जो भी आप काम करोगे, वो सारी चीज़ें वेरीफाई करेगी, उसके बाद ही आपको पेमेंट वाउचर प्रोवाइड करेगी। आपने सही में काम किया है कि नहीं किया है, या आप सिर्फ वहाँ पे दिखा दो कि आप काम कर रहे हो और आप कुछ भी ना करो, गायब रहो, तो ऐसा नहीं होगा। हर एक चीज़ वेरीफाई होगी, चेक करेंगे, उसके बाद पेमेंट वाउचर में जो भी होगा वो मेंशन होगा। फिर अकाउंट सेक्शन वुड मेंटेन द एंटायर रिकॉर्ड एंड सबमिट द सेम फॉर स्क्रूनिटी व्हेन डिजायर्ड। तो यहाँ पे जो लेखा जो अकाउंट होगा आपका, वो सारा रिकॉर्ड दिखेगा, उसके बाद ही जब चाहेगा तो उसे जांच के लिए प्रस्तुत करेगा। तो जांच के लिए भी वो दिखा सकता है कि हाँ ये पर्टिकुलर स्टूडेंट है, इसने इतना इतना काम किया है, या जो भी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि आप काम करो तो आपको पैसा ना मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने काम किया है तो आपको प्रॉपर पूरा जितना भी वर्किंग आवर्स के हिसाब से जो पैसा दिया है वो आपको मिलेगा आपके 50 दिन के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और किन बच्चों को ये सहायता जो है वो मिलेगी। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है कि जो टोटल इनकम होगी वो 3 लाख होनी चाहिए पर एनम। 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 3 लाख से ज़्यादा है, जो भी पेरेंट्स हैं आपके, उनकी टोटल इनकम 3 लाख तक होनी चाहिए। इफ़ अगर ज़्यादा है तो उन बच्चों का सिलेक्शन या एलिजिबिलिटी नहीं, उनके लिए एलिजिबल नहीं है ये स्कीम। तो यहाँ पे आपका इनकम सर्टिफिकेट एज अ प्रूफ लिया जाएगा, जिससे कि इनकम वगैरह चेक करेंगे। तो मेक श्योर 3 लाख पर एनम ही होनी चाहिए। उससे ज़्यादा अगर होगी तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। फिर उसके बाद हैव क्लियरली पास्ड ऑल द एग्ज़ाम्स। आपके सारे एग्ज़ाम्स क्लियर होने चाहिए, यानी कि आपका बैक वगैरह हो तो आप इस स्कीम में अप्लाई करो। ऐसा भी नहीं है, सारे एग्ज़ाम्स आपके प्रीवियसली आपके सारे एग्ज़ाम जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। इज़ एनरोल फॉर द रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज ऑफ द यूनिवर्सिटी। आप जो है यहाँ पे प्रॉपर एनरोल होने चाहिए रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज़ में। ऐसा कि नहीं आप पास आउट कर चुके हो तो आप इस स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और आपके मिनिमम मार्क्स जो हैं 60% ऑफ द मार्क्स आपके होने चाहिए। 60% एटलीस्ट आपका स्कोर होना ही चाहिए आपके जितने भी सेमेस्टर हैं। ओवरऑल आपका जो 60% है मार्क्स होने ही चाहिए। आप इतने मार्क्स आपके जो प्रीवियस हो, जैसे आप पीजी वाले बच्चे हैं या यूजी वाले बच्चे हैं, तो उनका 60% मार्क्स होना ही चाहिए इनके प्रीवियस एग्जामिनेशन में, वो ही बच्चे एलिजिबल होंगे। 75% अटेंडेंस होनी चाहिए आपकी। इससे कम अटेंडेंस है तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और आपको किसी भी तरह की फाइनेंशियल असिस्टेंस अगर मिल रही है तो वो भी बच्चे इस स्कीम में एलिजिबल नहीं होंगे। किसी भी तरह की फेलोशिप या फिर कोई भी असिस्टेंट है आपको मिल रहा है तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और शुड नॉट हैव बीन इन्वॉल्व इन एनी लॉफुल एक्टिविटी। यहाँ पे आप किसी भी तरह की अनलॉफुल एक्टिविटी या फिर किसी भी तरह का क्राइम वगैरह में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर वो जो भी बच्चे इन्वॉल्व हैं तो उनका भी सिलेक्शन नहीं होगा या वो भी एलिजिबल नहीं होंगे, तो वो बच्चे भी एलिजिबल आपके नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ पर्टिकुलर कर्मयोगी योजना के तहत। तो ये सारी चीज़ें अगर आपकी हैं तो आप लोग एलिजिबल होंगे। तो मेक श्योर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे अब। और भी कोई आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और किसी भी तरह के अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।